नमस्कार बच्चों, राज जी के क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गहलोत कुमार। जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा है संविधान, और पिछले 3 वीडियो में मैंने संविधान का कुछ इतिहास, जो सामान्य जानकारी है संविधान की, वो आपको क्लियर करवाई है। और उसी में जो तीनों वीडियो में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके पेपर में लगातार आते रहते हैं और आने की संभावना है, तो मैं उसी के लिए क्वेश्चन सेट रखा है मैंने। ये तो बड़ा महत्वपूर्ण है, और साथ में जो ऑप्शन हैं उनको भी मैं एक एक करके क्लियर कराऊंगा, तो काफ़ी कुछ मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपका। तो ये पूरी वीडियो बड़े ध्यान से देखें आप, और इसमें आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे जो इन टॉपिकों को बड़े अच्छे से कवर करेंगे। तो देखो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस देश का अलिखित संविधान है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। आंसर क्या है इसका? इंग्लैंड। ठीक है, तो इंग्लैंड सबसे पहले संविधान बनाने वाला देश प्लस अलिखित संविधान, ये दोनों क्वेश्चनों का आंसर इंग्लैंड है। साथ में एक और चीज़ बताई थी मैंने कि डाक टिकट भी सबसे पहले इंग्लैंड ने जारी किया है, और एकमात्र ऐसा देश है जिसके डाक टिकट पर इसका नाम नहीं है। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है। पर इसमें साथ में जो ऑप्शन है एक यूएसए, अमेरिका। तो देखो अमेरिका का जो क्वेश्चन है वो ये है कि लिखित संविधान, रिटर्न में यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सबसे पहले यूएसए ने किया ये काम। ठीक है, भारत जो ऑप्शन है तो इसका क्वेश्चन ये कि सबसे बड़ा संविधान, सबसे बढ़िया कॉन्स्टिट्यूशन, जो बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है वो इंडिया का है। तो 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। अलिखित संविधान सबसे पहले संविधान इंग्लैंड, और लिखित संविधान सबसे पहले यूएसए, और सबसे बड़ा संविधान भारत का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है। तो देखो लोकप्रिय प्रभुसत्ता वास्तव में जनता का शासन है, पर जनता करती क्या है? अपने प्रतिनिधि चुनती है, और वो प्रतिनिधि जनता की तरफ से शासन चलाते हैं। तो जो ज़्यादातर देश हैं वर्तमान समय में, उनमें सब में यही शासन प्रणाली है। तो इसको जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है ये। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो प्रतिनिधि शासन चलाते हैं जनता की तरफ से, लोकप्रिय प्रभुसत्ता नाम दिया गया है इसको। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषता हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मैंने बहुत अच्छे से बताया आपको। तो देखो इसका आंसर है सरकार का संघीय स्वरूप। ठीक है, सरकार का संघीय स्वरूप ये वाला होता है कि इसमें राज्य और केंद्र दोनों की पावर बराबर होती है, इक्वल होती है, और इनके बीच में शक्तियों का स्पष्ट रूप से विभाजन होता है, और इसीलिए इसमें शक्तियों का विभाजन होता है और दोनों की पावर इक्वल होती है। इसीलिए इसको बोलते हैं अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ। ये फेडरल सिस्टम है। वर्तमान में इसके एग्जाम्पल हैं यूएसए सबसे बढ़िया है, यूएसए, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो ये संघीय स्वरूप में शक्तियाँ बटी होती हैं, और एकात्मक जो यूनिटरी सिस्टम है उसमें पावर केंद्र के पास ज़्यादा होती है। जो परिसंघ है, कॉन्फेडरेशन है, उसमें स्टेट के पास ज़्यादा पावर होती है, और दोहरी नागरिकता होती है किसमें? संघीय वाले में। ठीक है, फेडरल सिस्टम में ये ड्यूल सिटीजनशिप होती है, और यूनिटरी जो होता है उसमें होती है सिंगल सिटीजनशिप। तो ये क्वेश्चन है, इसके अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपको। तो ये शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, आंसर हुआ सरकार का संघीय स्वरूप। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार आ रखा है एग्जाम में। तो देखो भारत को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों का संघ बोला गया है। ठीक है, यूनियन ऑफ स्टेट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, बहुत बार एग्जाम में आ रखा है। इसका मतलब ये है कि राज्यों ने संघ को नहीं बनाया है, उल्टा जो यूनियन है उसी ने स्टेट्स को बनाया है, और इसीलिए हम ना पूरी तरीके से यूनिटरी सिस्टम में हैं और ना हम पूरी तरीके से फेडरल में हैं। हम इनके बीच में आते हैं दोनों के, और संघ जो है हमारा मजबूत है, वैसे केंद्र हमारा इसमें, पर राज्यों का संघ है ये। राज्य भी अपना अस्तित्व रखते हैं, और पावर है जो वो किसकी तरफ ज़्यादा है? केंद्र की तरफ।
तो ये हमने तरीका कनाडा से लिया है और राज्यों का संघ बोला गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अपने देश को। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है एग्जाम में। इसके बाद में संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष, तो जो फेडरल सिस्टम है या कॉन्फेडरेशन है उसका देखो सबसे बड़ा खतरा ये रहता है कि उसमें अलग हो सकता है, कोई राज्य अलग होने का दावा कर सकता है। अमेरिका ने भी इस परेशानी का सामना किया था जब उसमें सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध हुआ था 1863 में। तो कई जो राज्य थे अमेरिका के उन्होंने अलग होने की कोशिश की थी। तो ये पृथकता का खतरा रहता है किसमें, संघीय प्रकार की जो शासन प्रणाली है केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। ठीक है, तो ये आप इसको आसानी से समझ के दे सकते हो कि जो फेडरल है कॉन्फेडरेशन है उसमें राज्य की पावर ज़्यादा होती है, यूनिटरी में राज्य की पावर नहीं होती। तो यूनिटरी में तो कोई मतलब ही नहीं बनता इस चीज़ का कि पृथकता का खतरा रहे। ये किस में होता है, संघीय सरकार में। ठीक है, संघीय प्रकार का जो सिस्टम है उसमें ऐसा हो सकता है। इसके बाद में लोकतांत्रिक केंद्रीकरण किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, तो जो डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन है ये किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, समाजवादी राज्य। ठीक है, जो समाजवादी राज्य है उसकी ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि लोकतांत्रिक केंद्रीकरण मिलेगा इसमें। ठीक है, साम्यवादी जो राज्य है उसमें क्या पावर का बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन होता है और वास्तव में जो सरकारें होती हैं वो डिक्टेटर टाइप में होती हैं। ठीक है, निरंकुश टाइप में भी हो सकती हैं, सिंगल पार्टी शासन होता है ज़्यादातर। तो इनमें ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होता है समाजवादी राज्य में जहाँ पर डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन मिलेगा आपको, लोकतांत्रिक केंद्रीकरण मिलेगा। ठीक है, समाजवादी राज्य इसका आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है, तो अभी हमने क्लियर किया था जो ड्यूल सिटीजनशिप है वो किसका है, ये संघीय सरकार। ठीक है, फेडरल जो सिस्टम है केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर उसमें हमेशा सिटीजनशिप ड्यूल होती है। एकात्मक जो होता है यूनिटरी जो होता है उसमें कैसी होती है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, उसमें सिंगल होती है। ये ड्यूल सिटीजनशिप होती है किसमें, संघीय प्रकार की जो सरकार है केंद्र राज्य संबंधों के आधार पर। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया है पहले भी, तो ये आपका अच्छे से क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा तत्व आवश्यक है, तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो आप इन बातों पर गौर करोगे तो डेमोक्रेसी के लिए ये तीनों चीज़ें ही इम्पोर्टेंट है बिल्कुल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं डेमोक्रेसी के लिए, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 नंबर, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण, और तीनों ही सही है, इसीलिए आंसर क्या है, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है, तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। तो ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिना संप्रभुता के आप राज्य को राज्य नहीं बोल सकते। जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया कि 1947 से पहले हम भारत को भारत राज्य ना बोलकर हम ब्रिटिश राज्य का हिस्सा हुआ करते थे। तो किसी राज्य की सबसे ज़रूरी चीज़ है संप्रभुता, सॉवरेनिटी। इसके बाद में दूसरा सरकार, गवर्नमेंट, तो ये भी एक आवश्यक अंग है क्योंकि राज्य के लिए एक सरकार होती है। वास्तव में राज्य का जो मूर्त रूप है वो उसकी सरकार है। इसके बाद में भूभाग, जोग्राफिकल एरिया, ये भी ज़रूरी है। जिस एरिया में राज्य अस्तित्व में होता है वो उसका भूभाग है, जोग्राफिकल एरिया है। चौथा ऑप्शन है सह अस्तित्व, तो ये इसका कोई संबंध नहीं है राज्य से। वास्तव में जो चौथा तत्व है राज्य का वो जनसंख्या है। तो इस प्रकार से ये आंसर हुआ आपका सह अस्तित्व। ठीक है, ये राज्य का आवश्यक तत्व नहीं होगा। आवश्यक तत्व क्या है, चौथा, जनसंख्या। आगे बढ़ते हैं, जब किसी देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, तो धर्मतंत्र। धर्मतंत्र थियोक्रेसी बोलते हैं जब किसी राज्य का शासन किसी धार्मिक पुस्तक के हिसाब से चलता है, और वर्तमान समय में इसका एक एग्जाम्पल है वेटिकन सिटी। तो इससे तो इसका मतलब नहीं है। इसके बाद में दूसरा है गणतंत्र, रिपब्लिक।
जिसका मैंने बड़े अच्छे से आपको बताया कि जब किसी देश का मुखिया जनता के द्वारा चुना जाता है तो उसको बोलते हैं हम रिपब्लिक। भारत रिपब्लिक का ही एग्जाम्पल है। और भारत जो रिपब्लिक बना है वो बना है 26 जनवरी 1950 को। दूसरा इसका एक और क्वेश्चन है किसका, पाकिस्तान का। पाकिस्तान रिपब्लिक बना है 23 मार्च 1956 को। तो जब हेड ऑफ स्टेट जनता के द्वारा चुना जाता है तो उसको रिपब्लिक बोलते हैं। और इसी नाम से किताब भी लिखी है किसने, प्लूटो ने। रिपब्लिक किताब लिखी है प्लूटो ने, और पॉलिटिक्स किताब लिखी है किसने, अरस्तु ने। ठीक है, तो ये गणतंत्र इसका आंसर है। राजतंत्र बोलते हैं जब किसी देश का मुखिया हेड ऑफ स्टेट पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार में से बनता है तो उसको मोनार्की बोलते हैं, राजतंत्र बोलते हैं। कुलीन तंत्र बोला जाता है जब एक खास तबके का जो अच्छा प्रभाव रखता हो, पैसे वाला हो, उसका शासन होता है, उसको बोलते हैं कुलीन तंत्र। तो ये इसका आंसर हुआ आपका गणतंत्र। ठीक है, गणतंत्र इसका आंसर है। इसके बाद में बहुल कार्यपालिका कौन से देश में है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव कौन सी कंट्री में है, तो देखो इसका आंसर है स्विट्जरलैंड। बहुल कार्यपालिका, प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, और राष्ट्रपति का शासनकाल 1 वर्ष का। ये 3 क्वेश्चन है स्विट्जरलैंड के। और प्लूरल एग्जीक्यूटिव से मतलब है यहाँ पर जो कार्यपालिका है, जो मंत्रिमंडल है, उसमें 7 मेंबर हैं और 7 के 7 की जो पावर है वो बिल्कुल कैसी है, बराबर। इसीलिए इसको बोला गया बहुल कार्यपालिका। ठीक है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव का एग्जाम्पल आपका ये स्विट्जरलैंड है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार आ रखा है पेपर में। ठीक है, तो बहुल कार्यपालिका का क्लियर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है संसद शक्तिशाली कौन सी प्रणाली में होती है, तो ये बताया मैंने आपको। देखो इसका आंसर है एकात्मक, यूनिटरी। और इंग्लैंड इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। जो इंग्लैंड की संसद के बारे में बोला जाता है कि इंग्लैंड की संसद वो सारे काम कर सकती है जो प्राकृतिक रूप से संभव है। तो ये एकात्मक में संसद ज़्यादा शक्तिशाली होती है और जुडिशरी की पावर ज़्यादा होती है किसमें, संघ में। ठीक है, जो फेडरेशन होता है उसमें जुडिशरी पावरफुल होती है, एकात्मक में संसद पावरफुल होती है। ठीक है, दोहरी नागरिकता किस में होती है, ये संघ में होती है। अभी पहले भी था, ये क्वेश्चन डबल हो गया। तो फेडरेशन में ड्यूल होती है और यूनिटरी में सिंगल होती है। अब मैग्ना कार्टा की संधि कब हुई थी, तो देखो मैग्ना कार्टा की संधि हुई थी 1215। बहुत अच्छे से बताया मैंने। अब किसी भी चीज़ के टर्निंग पॉइंट को मैग्ना कार्टा के ही नाम से बोला जाता है। तो 1215 में मैग्ना कार्टा की संधि हुई थी। वास्तव में इसमें जो सामंत थे इंग्लैंड के, वो राजा से कुछ अधिकार लेने में कामयाब हुए थे। और यहाँ से शुरुआत होती है किस चीज़ की, कि कानून सभी के लिए कैसा है, समान। तो ये 1215 में मैग्ना कार्टा की संधि हुई थी। और समझने की चीज़ ये कि राजा था उस समय पर किंग जॉन। ठीक है, किंग जॉन उस समय पर राजा था 1215 में। जो दूसरे ऑप्शन दे रखे हैं देखो, उनमें आपको मैं एक एक बताता हूँ। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया। 1688 इंग्लैंड की क्रांति, इंग्लैंड की जो रक्तहीन क्रांति है, जो ग्लोरियस रेवोल्यूशन है, वो 1688 में हुई थी। जिसमें जो राजा था जेम्स द्वितीय, उसको गद्दी से उतार दिया और जनता ने अपने हिसाब से रानी को बैठाया गद्दी पर, जिसका नाम मेरी था। तो 1688 में इंग्लैंड की क्रांति। 1776 अमेरिका की क्रांति, जो इंग्लैंड के खिलाफ थी, जिसका नारा था अधिकार नहीं तो कर नहीं। तो इंग्लैंड की क्रांति 1776 में। वास्तव में 4 जुलाई 1776 से इसकी शुरुआत है। और जो इंडिपेंडेंस डे है, जो स्वतंत्रता दिवस है अमेरिका का, वो 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 1776। इसके बाद में 1789 फ्रांस की क्रांति। ठीक है, फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, 1789। और ये जो फ्रांस की क्रांति है, ये लुई 16वां राजा था इस समय। ठीक है, फ्रांस के राजा को लुई बोलते हैं, रूस के राजा को जार बोलते हैं, और सिक्किम के राजा को चौंग्याल बोला करते थे, और जो नवाब है हैदराबाद का, उसको निजाम बोलते थे। इसके बाद में 1215 हो गया। तो ये चारों ऑप्शन आपके अच्छे से क्लियर हुए। क्रांति एक और थी जो मैंने आपको क्लियर कराई, रूस की क्रांति हुई थी 1917 में।
तो ये मैग्ना कार्टा 1215 हुआ। अगला क्वेश्चन क्रांति से ही मिलता जुलता है। समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुत्व कौन सी क्रांति की देन है? इक्वलिटी, फ्रीडम और फ्राटर्निटी। तो ये तीन शब्द हैं, ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित है किससे? फ्रांस की क्रांति से। ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन से संबंधित हैं। वास्तव में ये तीनों शब्द रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक संविदा किताब रूसो ने लिखी है। तो फ्रांस की क्रांति से ये शब्द लिए गए हैं, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। हमने भी इनको हमारे संविधान में यहीं से लिया है। और फ्रांस की क्रांति में ये शब्द आए थे रूसो की किताब सोशल कॉन्ट्रैक्ट से। अमेरिका की क्रांति का नारा है अधिकार नहीं तो कर नहीं। इंग्लैंड की क्रांति की खासियत है ये रक्तहीन क्रांति है। क्रांति जो होती है उनमें ज़्यादातर खून खराबा होता है, पर इंग्लैंड की एकमात्र ऐसी क्रांति है जिसमें कोई खून खराबा नहीं हुआ, बिल्कुल हिंसा मुक्त हुई थी ये। रूस की क्रांति को कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन बोला जाता है क्योंकि कार्ल मार्क्स की जो किताब है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को दिमाग में रखते हुए क्रांति हुई है किसकी? रूस की। तो ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व ये किसकी देन है? फ्रांस की क्रांति की। इसके बाद में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 की किताब है और इसके लेखक अभी मैंने नाम लिया है, कौन है? कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखी है और ये साम्यवादियों का घोषणा पत्र है। और ज़्यादातर वर्तमान की जो साम्यवादी सरकारें हैं वो इसी के हिसाब से चलती हैं। ठीक है, रूसो की किताब सामाजिक संविदा या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। मॉन्टेस्क्यू ने किताब लिखी है कौन सी? कानून की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉज। बहुत अच्छी किताब है जिसमें सिद्धांत दिया गया है कौन सा? शक्ति पृथक्करण का। ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर, जो न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों को अलग अलग करने की बात करता है। और ये सबसे पहले इंग्लैंड ने अपनाया, पर आइडियल वे में इसको सबसे अच्छा अपनाया किसने? यूएसए ने। मैकियावेली इटली का दार्शनिक था, राजनीतिक था और इसने किताब लिखी है कौन सी? द प्रिंस। मैकियावेली को आधुनिक राजनीति का जनक बोलते हैं। राजनीति का जनक बोलते हैं किसको? अरस्तु को। तो मैकियावेली की द प्रिंस, रूसो की सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कार्ल मार्क्स की कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, मॉन्टेस्क्यू की है कानून की आत्मा। अगला क्वेश्चन है वाइमर किस देश के संविधान को बोला जाता है? तो बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ रखा है और इसका आंसर है जर्मनी। ठीक है, जर्मनी के संविधान को वाइमर के नाम से जाना जाता है। आपका बहुत अच्छे से ये क्लियर होना चाहिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष किस देश में होता है या है? तो देखो 1 वर्ष का कार्यकाल मैंने पहले भी अभी बोला थोड़ी देर पहले, किस में होता है? स्विट्जरलैंड में। ठीक है, स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। वास्तव में जो स्विट्जरलैंड है उसमें बहुल कार्यपालिका है, प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, जिसमें 7 मंत्री होते हैं। 7 के 7 की पावर होती है बराबर, पर दिखाने के लिए 1 साल के लिए एक मंत्री को राष्ट्रपति बनाया जाता है। तो इसीलिए राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो 1 वर्ष का है। 3 चीज़ें स्विट्जरलैंड की: प्रत्यक्ष लोकतंत्र जो पहल और रेफरेंडम के द्वारा है, और प्लूरल एग्जीक्यूटिव बहुल कार्यपालिका, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 1 वर्ष का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वेस्टमिनिस्टर के नाम से कौन सी शासन प्रणाली जानी जाती है? तो बहुत अच्छे से बताया मैंने। वास्तव में वेस्टमिनिस्टर वो जगह है जहाँ पर इंग्लैंड की संसद बनी हुई है। लंदन शहर के अंदर जहाँ पर इंग्लैंड की संसद बनी हुई है उस जगह का नाम वेस्टमिनिस्टर है। तो इसीलिए इसको वेस्टमिनिस्टर प्रणाली बोला गया है। और ये है कौन सी? संसदीय शासन प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, जिसकी सबसे बड़ी खासियत है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो कार्यपालिका है, वो किस में से बनी होती है? विधायिका में से। ठीक है, तो वेस्टमिनिस्टर संसदीय शासन प्रणाली को बोलते हैं। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में कार्यपालिका विधायिका में से नहीं बनी होती, उसको कौन चुनता है? उसको जनता चुनती है सीधे, जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2 वोट मतदान प्रणाली कौन से देश में लागू है? 2 वोट बैलेट प्रोसीजर, ये मैंने आपको क्लियर कराया था। इसका आंसर है जर्मनी। जर्मनी के
दो तीन क्वेश्चन है। एक तो यहाँ पर हमारे पीएम के इक्वल में कौन होता है? चांसलर। दूसरा यहाँ के संविधान को क्या बोला जाता है? बाइमर। और यहाँ पर क्या चलती है? दो वोट मतदान प्रणाली। ठीक है, तो दो वोट मतदान प्रणाली जर्मनी में लागू है, जिसमें एक वोट पार्टी को दिया जाता है और एक वोट दिया जाता है किसको? कैंडिडेट को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डाक टिकट पर कौन से देश का नाम अंकित नहीं है? वैसे टॉपिक से इसका मतलब नहीं है, पर क्वेश्चन है जो याद करने लायक है यहीं पर। तो देखो, डाक टिकट पर नाम नहीं है किसका? इंग्लैंड का। एक तो ये क्लियर हो गया। साथ में मिलता जुलता क्वेश्चन है कि इंग्लैंड एक ऐसा देश भी है जिसका संविधान अलिखित है। तो ये दोनों अच्छे से होने चाहिए क्लियर, एक जैसी चीज़ें हैं। दूसरा, इंग्लैंड ने डाक टिकट जारी सबसे पहले किया है। ठीक है, डाक टिकट को सबसे पहले जारी किया है इंग्लैंड ने। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर होनी चाहिए। अगला जो ऑप्शन है वो अमेरिका। तो अमेरिका का क्वेश्चन है कि अमेरिका पहला देश है जिसने संविधान लिखा है। इसके बाद में तो भारत है। भारत का क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया कि सबसे बड़ा संविधान कौन से देश का है? भारत का। अब कुछ फैक्ट में से मैंने क्वेश्चन आपके लिए रखे यहाँ पर। तो दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है पेपर में, और आंसर क्या है? एस भंडारनायके, जो श्रीलंका की थी, 1960 में प्रधानमंत्री बनी थी। ये दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं ये। ठीक है, दूसरे ऑप्शन क्लियर करते हैं। बेनजीर भुट्टो। बेनजीर भुट्टो किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, 1988 पाकिस्तान। मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, 1979 1979, और इसको बोलते हैं आयरन लेडी ऑफ इंग्लैंड। तो तीन ऑप्शन तो ये क्लियर हुए। बेनजीर भुट्टो किसी मुस्लिम देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, मार्गरेट थैचर इंग्लैंड की पहली महिला प्रधानमंत्री, एस भंडारनायके किसी भी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, और कौन सा देश? श्रीलंका। इंदिरा गांधी का आप अच्छे से जानते ही होंगे, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री 1966 1966। साथ में ये भी क्वेश्चन है कि ये पहली महिला रक्षा मंत्री भी है भारत की। ठीक है, तो बेनजीर भुट्टो, मार्गरेट थैचर, एस भंडारनायके, इंदिरा गांधी, ये चार ऑप्शन मैंने आपको क्लियर कराए। इसके बाद में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, जिसमें 435 मेंबर होते हैं, सीनेट में 100 होते हैं, तो उसमें सबसे पहले कौन सा भारतीय चुना गया था? ये मैं क्लियर नहीं करवा पाया, तो इसलिए मैंने क्वेश्चन में रखा है। तो देखो, पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। तो ये तो आपको सबको पता है कि इंग्लैंड का, जो इंग्लैंड की संसद है उसका सबसे पहले मेंबर बनाए। ठीक है, इंग्लैंड की संसद में या कॉमन सभा में, जो निचला सदन है, उसमें सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी, जिसको ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब लिखी है और धन निष्कासन का सिद्धांत दिया है। तो 1892 में ये इलेक्शन जीते थे फिंसबरी से। तो ये तो इंग्लैंड की संसद और कॉमन सभा के सदस्य हैं। इसके बाद में जो अगला है वो क्या है? दिलीप सिंह सौंद, और वास्तव में यही आंसर है इसका। ठीक है, दिलीप सिंह सौंद अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में सदस्य बनने वाले पहले भारतीय हैं। अगला ऑप्शन स्वराज पाल है। तो स्वराज पाल का देखो मैंने क्लियर कराया, ये 2008। ठीक है, 2008 क्या खासियत है? जो अपर हाउस है, जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, उसका सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय है ये। 1999 से इलेक्शन शुरू हुए थे अपर हाउस में, और उसका सदस्य बनने वाला पहला भारतीय, उसमें चुना जाने वाला पहला भारतीय स्वराज पाल। अगला ऑप्शन सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा है, जिसका क्वेश्चन है कि वायसराय की कार्यकारिणी में सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय है। 1909 की बात है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। वायसराय की एग्जीक्यूटिव में शामिल होने वाला जो फर्स्ट इंडियन है, जो प्रथम भारतीय है, वो कौन है? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये चारों ऑप्शन क्लियर। दादा भाई नौरोजी इंग्लैंड की संसद प्लस कॉमन सभा, दिलीप सिंह सौंद ये अमेरिका की संसद या प्रतिनिधि सभा, स्वराज पाल ये अपर हाउस मतलब हाउस ऑफ लॉर्ड में, और सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी। अध्यक्ष है। शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू की गई थी?
ठीक है, ये दिन इसमें लिखा गया खैर गलती से। तो किस देश में लागू की गई थी, बहुत अच्छे से क्लियर है, अमेरिका, जिसमें होता यह कि जनता सीधे राष्ट्रपति को चुनती है और कार्यपालिका की पूरी शक्ति राष्ट्रपति के पास ही होती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि कार्यपालिका विधायिका के प्रति जिम्मेदार नहीं होती या कार्यपालिका विधायिका में से नहीं बनाई जाती। वैसे मंत्री बना भी सकता है उसमें से, पर बाध्य नहीं है उसमें से बनाने के लिए। तो प्रेसिडेंटल सिस्टम अमेरिका की देन है दुनिया को। इंग्लैंड की देन है पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, स्विट्जरलैंड में क्या है, बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। और फ्रांस में क्या है, ड्यूल एग्जीक्यूटिव, दोहरी कार्यपालिका, जिसमें यह है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की पावर कैसी होती है, बराबर। यहाँ पर दोनों के बीच में पावर डिवाइड की जाती है। तो चारों ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। अध्यक्षीय शासन प्रणाली अमेरिका और संसदीय शासन प्रणाली इंग्लैंड, बहुल कार्यपालिका स्विट्जरलैंड और दोहरी कार्यपालिका फ्रांस। अमेरिका का 2 से अधिक बार राष्ट्रपति बनने वाला व्यक्ति, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वास्तव में अमेरिका के संविधान में ये लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति वहाँ का राष्ट्रपति ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम कितनी बार बन सकता है, 2 बार। ठीक है, 2 बार बन सकता है, पर एक इसका एक्सेप्शन है, एक अपवाद है। कौन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट है, ये अमेरिका के राष्ट्रपति 4थी टर्म तक रहे थे। 4थी टर्म में इनकी डेथ हुई थी 1945 में। तो ये एकमात्र व्यक्ति हैं जो 2 से अधिक बार राष्ट्रपति रहे, किसके, अमेरिका के, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। और जो इनकी पॉलिसी है वो कौन सी है, न्यू डील। जो महामंदी आई थी, जो रेसेशन आई थी दुनिया में 1929 में, उसके खिलाफ ये पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। तो डी रूजवेल्ट एकमात्र व्यक्ति जो 2 से अधिक बार राष्ट्रपति रहे, किसके, अमेरिका के। और जो दूसरे ऑप्शन है उनका थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका का पहला राष्ट्रपति प्लस दुनिया का पहला राष्ट्रपति। ठीक है, 1789। इब्राहिम लिंकन, सिविल वॉर के समय ये राष्ट्रपति थे। जो गृह युद्ध हुआ था अमेरिका में 1863 में, तो उस समय पर राष्ट्रपति कौन थे, अब्राहम लिंकन। और खास चीज़ ये है कि इन्होंने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी है। ठीक है, लोकतंत्र की परिभाषा दी है, जिसमें इन्होंने बोला है जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अब्राहम लिंकन ये सिविल वॉर के समय राष्ट्रपति थे। निक्सन, इनका कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है हमारे लायक। तो ये आपके 3 राष्ट्रपति क्लियर हुए अमेरिका के। इसके बाद में दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति। तो मैंने आपको बताया दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है, मारिया असाबेल। ठीक है, मारिया असाबेल दुनिया की पहली महिला राष्ट्रपति है। कौन से देश की है, अर्जेंटीना। ठीक है, 1974 में ये बनी थी। तो अर्जेंटीना जो देश है उसने दुनिया को पहली महिला क्या दी है, पहली महिला राष्ट्रपति 1974, 1974। दूसरे जो ऑप्शन है, एस भंडार नायके श्रीलंका। अभी मैंने बताया 1960 दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। एंजेला मर्केल, ये बहुत फेमस है, ये चांसलर रही है किसकी, जर्मनी की। एंजेला मर्केल सबसे शक्तिशाली जो महिला हैं उनमें नंबर 1 पर है, ये अभी भी है ये। तो एंजेला मर्केल जर्मनी और मारिया असाबेल ये पहली महिला राष्ट्रपति 1974 अर्जेंटीना। लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की संसद को किस नाम से जाना जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया हुआ है। तो देखो अमेरिका की संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। ठीक है, कांग्रेस बोलते हैं अमेरिका की संसद को। ये आपको ज़रूर याद रखना है। दूसरे ऑप्शन में संसद, ये सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई है पार्लियामेंट। कांग्रेस क्लियर हो गया। मजलिस, ये मालदीव की संसद को बोलते हैं, मजलिस मालदीव की संसद को बोलते हैं। और खुरल, खुरल बोलते हैं किसको, मंगोलिया की संसद को। ठीक है, मंगोलिया की संसद को खुरल बोला जाता है। तो ये मैंने क्वेश्चन क्लियर करवाएं। ये जो हमारा शुरुआत का टॉपिक था संविधान का विकास और इतिहास, इसके बारे में सामान्य जानकारी तो आपका अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अब आगे हम शुरू करेंगे भारत में संविधान का विकास।
तो वो आप देखना ना भूलें, क्योंकि वास्तव में जो इम्पोर्टेंट शुरू होता है हमारा टॉपिक वो अब होता है। ये तो मैंने एक सामान्य जानकारी के लिए वीडियो बनाई थी आपके लिए 3, और एक ये क्वेश्चन सेट था जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।